हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे एनवायरनमेंट के लेक्चर में हम भारत में पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित और उनके प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के नियंत्रण करने से संबंधित कितने प्रकार के कानून, संगठन और प्रमुख आंदोलन हुए हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये बात हम देखते हैं कि 1912 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा वन्य पक्षी और जंतु संरक्षण नियम बनाया गया था। फिर स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या कर स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया है। अब स्वतंत्रता के बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण के उपाय प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही शुरू किए गए थे। चलिए तो इन सारी बातों को इस लेक्चर में अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। यह अधिनियम 1972 में हुए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार के प्रभावी ढंग से इस देश के वन्य जीव की रक्षा के लिए तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन और वनोत्पाद के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सामने आया था। 2003 में इसमें संशोधन करके इसका नाम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 कर दिया गया। इस कानून में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण, वन्य जीवन से समृद्ध अभयारण्यों और नेशनल पार्कों की स्थापना करना तथा जंगली पशुओं के व्यापार पर नियंत्रण और पशु उत्पादों पर कानून तथा कानून के उल्लंघन पर कानूनी सजा का प्रावधान होना आदि प्रावधान किए गए हैं। अब यह अधिनियम 6 अनुसूचियों या श्रेणियों में बटा हुआ है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 में दी गई श्रेणियों के जीवों को नुकसान पहुंचाने पर संपूर्ण भारत में पूर्णतः प्रतिबंध है तथा उल्लंघन पर कठोर सजा का प्रावधान है। अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में भी श्रेणीबद्ध किए गए जीवों को संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इन्हें हानि पहुंचाने पर तुलनात्मक रूप से कम सजा का प्रावधान है। आगे अनुसूची 5 में दिए गए जीवों का शिकार किया जा सकता है और अनुसूची 6 में श्रेणीबद्ध किए गए पौधों के कृषिगत उपयोग और वाणिज्यीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब जब 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 में अध्याय 5 का क्लॉज 1 जोड़ा गया, जिसमें जीवों के अवैध शिकार और व्यापार से अर्जित की गई संपत्ति की जब्ती का प्रावधान है और इसमें ही सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र की स्थापना जैसी नई अवधारणा भी सामने आई। फिर आगे अधिनियम को 2006 में पुनः संशोधित किया गया और इसमें अध्याय 4B तथा 4C जोड़े गए। अब पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यसभा में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन 2013 पेश किया है। इसमें वन्य जीवों से संबंधित अपराधों के लिए कठोर सजा तथा भारतीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों या साइट्स आदि के अनुसार बनाने का प्रयत्न किया गया है। संशोधन के अनुसार अभयारण्यों तथा उनकी सीमा में शिकार करने पर 5 से 7 साल की सजा और 5 से 25 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यह सजा पहले 3 से 7 लाख रुपए और 10,000 रुपए तक का जुर्माना की थी, जिसे अब बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा अपराध को दोहराने वाले के लिए 7 साल की सजा और 30 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध ब्यूरो के स्थान पर अब वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है। अब अगला अधिनियम आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यह पहला ऐसा अधिनियम है जो केंद्र सरकार को पर्यावरण के स्तर पर बचाव, नियंत्रण और प्रदूषण को कम करने की दिशा में सीधे कदम उठाने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य 1972 में स्टॉकहोम में हुए संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करना है। इस कानून में मुख्य रूप से पर्यावरण पर जोर दिया गया है, जिसकी परिभाषा में हवा, पानी, भूमि, मनुष्य, जीव जंतु, पौधे, जीवाणु तथा प्रकृति के आपस में संबंध भी शामिल है। अधिनियम में 26 भाग और 4 अध्याय हैं। इस कानून के सेक्शन 3 के क्लॉज 1 में केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता के मापदंड बनाना, प्रदूषण नियंत्रण के मापदंड स्थापित करना, औद्योगिक स्थलों का नियंत्रित संचालन करना, खतरा पैदा करने वाले पदार्थों के नियंत्रण की विधियां खोजना आदि कार्य किए जाते हैं। अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में 5 साल तक की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों भी दिए जा सकते हैं दंड के रूप में।
सेक्शन 19 के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध पर कोई न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं ले सकता जब तक शिकायत केंद्र सरकार या उस प्राधिकारी द्वारा ना की गई हो जो इस प्रयोजन के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त है। आगे अधिनियम के मापदंडों में अधिक मात्रा के पर्यावरणीय प्रदूषकों के निष्कासन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य द्वारा कार्यों का तालमेल, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का नियोजन और उन्हें लागू करना, पर्यावरण के मापदंडों की स्थापना करना आदि का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। इस अधिनियम के तहत इको सेंसिटिव जोन या पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत क्षेत्र में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों वाले वाहनों के आवागमन, कृषि समेत अन्य मानव क्रियाओं का उचित दृष्टि से विनियमन किया जाता है। ये था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब अगला अधिनियम आता है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006, द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसके अंतर्गत वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के मान्यता प्राप्त वन अधिकारों में दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना तथा वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ ही वनों के संरक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो एनजीटी पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्तियों के नुकसान के लिए सहायता एवं क्षतिपूर्ति देने या उससे जुड़े मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत इसे 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया था। यह अधिकरण 1908 के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के द्वारा दी गई कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार निर्देशित होता है। एनजीटी के अधिकारियों के द्वारा पर्यावरण के मामलों में त्वरित न्याय दिया जाता है। ट्रिब्यूनल को आवेदनों और याचिकाओं को उनके अपील से 6 माह के अंदर निपटाने का कार्य सौंपा गया है। आगे एनजीटी की बैठकों के लिए मेन हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तथा इसकी ब्रांचेस भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। अब इस एनजीटी के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। अब बात करते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों के कारण तटीय क्षेत्र का पर्यावरण भी प्रभावित हुआ है। इसीलिए तटीय क्षेत्र की गतिविधियों के नियमन के लिए फरवरी 1991 में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के द्वारा तटीय क्षेत्र में समुद्र, खाड़ी, एस्चुरी, क्रीक, नदियां, बैकवाटर आदि को शामिल किया गया जिन पर ज्वार का प्रभाव पड़ता है, जिसमें हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक तथा लो टाइड एरिया से हाई टाइड एरिया को कोस्टल रेगुलेशन जोन में शामिल किया गया। और भारत ने कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण या नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी या राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, इन दोनों का गठन किया गया। फिर 1991 में अधिसूचना में 25 बार संशोधन होने के बाद 2011 में इसे नई कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें मुख्यतः लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के द्वीपों को जोड़कर समग्र रूप से नियम लागू किए गए। अब कोस्टल रेगुलेशन जोन को बनाने का मुख्य उद्देश्य मछुआरे समुदायों की आजीविका की रक्षा करना है। अब इस कोस्टल रेगुलेशन जोन को विकास और विनिमय के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, जिसके अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्र जैसे जलीय पार्क, अभ्यारण्य, रिजर्व वन, जलीय जंतु आवास, मैग्रोव, प्रवाल भित्ति, जैव विविधता वाले ऐतिहासिक स्थान आदि को शामिल किया जाता है। इसमें हाई टाइड लाइन से लो टाइड लाइन के मध्य का क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर बढ़ने पर उनके जलमग्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इन क्षेत्रों में किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि वह बहुत महत्वपूर्ण न हो, लेकिन यहाँ प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और नमक के निष्कर्षण की अनुमति है।
अगला है कोस्टल रेगुलेशन जोन 2। इस क्षेत्र में वह स्थान आता है जो पहले ही विकसित होकर शोर लाइन या तटीय सीमा तक पहुंच गया हो। इसमें विकसित क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका आदि के द्वारा जिस क्षेत्र में विकास कार्य संपन्न हो चुका हो और साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां जल निकासी और ढांचागत सुविधा का भी विकास हो चुका हो आदि क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में सीवरेज तथा रोड पर बिल्डिंग निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती। पुनर्निर्माण की सुविधा भी प्राधिकृत अथॉरिटी के माध्यम से ही दी जाती है और यहाँ निर्माण कार्य तटीय क्षेत्रों की ओर न होकर भूमि क्षेत्र की तरफ होता है। इसके बाद अगला आता है कोस्टल रेगुलेशन जोन 3। इस क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण तटीय क्षेत्र जो विकसित और अविकसित दोनों हो सकते हैं तथा नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले कानूनी तौर पर नामित शहरी क्षेत्र आते हैं जिनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया होता है। मतलब यह एक तरीके से अनडेवलप्ड एरिया की बात कर रहा है। तो इन क्षेत्रों में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, लेकिन मरम्मत और एफएसआई नियम का उल्लंघन ना हो तो निर्माण कार्य हो सकता है। यहाँ कृषि, फलों की खेती, बगीचे, खेल के मैदान, नमक का निर्माण आदि किया जा सकता है। यहाँ 200 से 500 मीटर के बीच हाई टाइड लाइन के बीच पड़ने वाले क्षेत्र में पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर होटल और रिजॉर्ट आदि का निर्माण भी किया जा सकता है। अब फोर्थ और लास्ट एरिया आता है कोस्टल रेगुलेशन जोन 4। इसके अंतर्गत 12 नॉटिकल माइल का प्रादेशिक या टेरिस्टोरियल सीमा का जलीय क्षेत्र आता है। इनमें मुख्यतः अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप और अन्य छोटे द्वीप आते हैं और इसमें हाई टाइड लाइन से 100 मीटर के क्षेत्र तक किसी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी। साथ ही प्रवाल भित्ति का प्रयोग भी प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ मत्स्यन या फिशिंग और अन्य संबंधित गतिविधियां की जा सकती हैं। अब प्रत्येक कोस्टल रेगुलेशन जोन में ना तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य गतिविधियां जैसे चूना पत्थर, रेत, अन्य चट्टानों आदि के लिए खुदाई करना आदि गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के साथ साथ दुर्बल खनिजों जैसे मोनाजाइट आदि के लिए खनन गतिविधियों को पर्याप्त अनुमति और निगरानी के साथ संपन्न किया जा सकता है। आगे कोस्टल एरियाज के लिए प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया गया था और सरकार इसकी रिपोर्ट का क्रियान्वयन कर रही है तथा कोस्टल मैनेजमेंट जोन का निर्माण किया जा रहा है। इसमें आबादी की सुरक्षा तथा जैव विविधता और संसाधनों का संरक्षण होगा। इसी प्रयास में राष्ट्रीय स्तर की एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी, जो केंद्र और राज्य सरकारों को एकीकृत तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन योजनाओं को बनाने में सहायता प्रदान करेगी। तो ये सारी बातें थी कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में। अब बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी या राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में। तो जब ब्रिटिशर्स का काल था तो उन्होंने 1894 की वन नीति लागू की थी। हम भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में 1894 की वन नीति में सुधार किया, लेकिन साथ ही आर्थिक विकास और वर्तमान की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनाई गई। इस नीति के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव, देखरेख, सतत उपयोग, पुनः स्थापना और वृद्धि को शामिल किया गया है। इस नीति के उद्देश्यों में पर्यावरणीय स्थायित्व और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ वनों तथा संबंधित संसाधनों की रक्षा करना, ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या को लघु वन उत्पादों, जलावन की लकड़ियों और पशुओं के चारों के लिए वनों में सीमित अधिकार देना, साथ ही वनों की उत्पादकता बढ़ाते हुए उनके विस्तार के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी पैदा करना है। अब इन नीतियों के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो रणनीतियाँ अपनाई गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये रणनीतियाँ हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 1/3 क्षेत्रफल वनों और वृक्षों से आच्छादित करने का लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण पर अधिक महत्व देते हुए वनों के विस्तार, शोध और प्रबंधन पर विशेष बल देना चाहिए। साथ ही वनाग्नि और अतिचारण प्रबंधन को विशेष महत्व देना चाहिए और ऐसे वन क्षेत्रों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए जिनसे वनों का नुकसान होता हो। जैसे झूम कृषि को हतोत्साहित करते हुए बागानी कृषि पर बल देना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय लोगों को उनके वन अधिकारों और उन्हें मिली छूट के बारे में उन्हें बताना चाहिए और उन्हें इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए कि वनों के संरक्षण से उन्हें ही लाभ होगा।
अब इन पूरी रणनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए व्यापक वित्त पोषण सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही वनों को राजस्व का स्रोत समझने की बजाय उसे राष्ट्रीय संपदा समझना चाहिए। इसके अलावा केंद्र और राज्य स्तर पर इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कानून और पर्याप्त आधारभूत संरचना का विकास भी होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान या राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यवाही योजना के बारे में। तो 1982 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की 15वीं मीटिंग में प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यवाही योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे 1983 में अपनाया गया। यह वन्य जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना थी, जिसकी समयावधि 1983 से 2001 तक थी। इसके पश्चात दूसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आया, जिसकी कार्यावधि 2002 से 2016 तक थी। और अब नई और प्रभावी वन्यजीव संरक्षण योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए जेसी काला की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिनकी सिफारिश के आधार पर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 3 सामने आया, जिसकी कार्यावधि 2017 से 2031 तक है। इसमें 17 क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं कि इसमें पहली बार वन्यजीव प्रबंधन योजना को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा गया है। मानव पशु संघर्ष या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने पर जोर दिया गया है। जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए आनुवांशिक विविधता और प्रजातियों और पारितंत्र के सतत उपयोग पर जोर दिया गया, ताकि ग्रामीण समुदाय भी इससे लाभान्वित हो सकें। अंतःस्थलीय, तटीय और सामुद्रिक पारितंत्रों का संरक्षण करते समय संकटग्रस्त प्रजातियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने की बात कही गई। संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कुछ गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया, जैसे खनन, वृहद सिंचाई योजनाओं को अनुमति न देने की बात की गई, लेकिन पर्यटन गतिविधियों को जारी रखने की भी अनुमति दी गई। इसमें वन्य जीवों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को प्रभावी बनाने की भी बात की गई है। अब इस नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 31 में कुछ कमियां क्या थीं वे देख लेते हैं। तो इसमें वन क्षेत्र से बाहर रहने वाले कुछ जीव जैसे तेंदुआ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि के बारे में कुछ बात नहीं की गई। इसके अलावा वन क्षेत्रों में तकनीकों जैसे ड्रोन और कैमरों के नियमन की कोई बात नहीं की गई, जो कि वहां निवास करने वाले लोगों की निजता का हनन करते हैं। इस प्लान से पहले जो 2 कार्य योजनाएं थीं, उनमें कार्यावधि बहुत कम समय की थी, इसलिए वे दोनों एक्शन प्लान सफल भी रहे। लेकिन इस समझौते की कार्यावधि 15 वर्षों की है। तो ये सारी कुछ कमियां थी नए नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की। चलिए अब कुछ टर्मोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पहले देखते हैं कि सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है। तो ये पौधारोपण की कुछ ऐसी पद्धति है जो परंपरागत वनों और स्थापित वनों के अलावा लोगों और सरकारों को निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर पेड़ उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। सामाजिक वानिकी के उद्देश्यों में वन क्षेत्रों का विस्तार, उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और लघु वन उत्पादों तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करना आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अब इस सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को 3 समूहों में बांटा गया है: कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी और सार्वजनिक वानिकी। बात करें कृषि वानिकी या फार्म फॉरेस्ट्री की, तो किसान को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए स्वयं अपनी भूमि पर पौधे लगाएं। यह भूमि खेत की भी हो सकती है और घर के चारों ओर का क्षेत्र भी हो सकता है, और इसका उद्देश्य वाणिज्यिक भी हो सकता है तथा गैर वाणिज्यिक भी। तीनों वानिकी समूहों में कृषि वानिकी सबसे अधिक सफल रही है। बात करें सामुदायिक वानिकी या कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की, तो इसके तहत निजी भूमि की बजाय सामुदायिक भूमि पर समुदाय द्वारा वन रोपण को बढ़ावा दिया जाता है और इन सामुदायिक वनों से मिलने वाले लाभ पर समस्त समुदाय का अधिकार होता है। अब यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह बीज, उर्वरक आदि उपलब्ध कराए, किंतु यह समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह वृक्षों की रक्षा करे। बात करते हैं सार्वजनिक वानिकी या एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की, तो इसके अंतर्गत वन लगाने का कार्य वन विभाग का है, जो सड़कों, नहरों, रेलवे ट्रैकों के किनारे तथा अन्य सरकारी भूमियों पर पौधारोपण करते हैं। यह पूर्णतः केंद्र पोषित कार्यक्रम है, जिसमें कनाडा और स्वीडन तकनीकी सहायता देते हैं और वित्तीय मदद वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है।
चलिए अब बात करते हैं संयुक्त वन प्रबंधन या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अब चूंकि कृषि वानिकी के अलावा अन्य प्रकार की जो सामाजिक वानिकी हैं वे सामान्यतः असफल ही रही हैं, इसी के चलते वनों पर दबाव कम करने के लिए जेएफएम या संयुक्त वन प्रबंधन को अपनाया गया। 1 जून 1990 को केंद्र सरकार ने पहला संयुक्त वन प्रबंधन दिशा निर्देश जारी किया था। यह एक ऐसी पहल है जो वन संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सच्चे अर्थों में सहभागिता मूलक गवर्नेंस की स्थापना करती है। अब इसके पीछे यह विचार कार्य करता है कि आंशिक रूप से अधिकारों और दायित्वों का स्थानीय लोगों को हस्तांतरण से उनके अंदर स्वामित्व की भावना का विकास होगा, जिससे वे स्वनियंत्रण और सतत उपयोग के द्वारा वनों के संरक्षण को सुनिश्चित करेंगे। अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत वन विभाग और स्थानीय समुदाय मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं और लागत तथा लाभ को आपस में साझा करते हुए वन प्रबंधन और संरक्षण का कार्य करते हैं। अब वन विभाग इस तरह की समिति का निर्माण या तो स्थानीय लोगों की सहायता लेकर या उस क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओज की सहायता लेकर करता है। जेएफएम कार्यक्रम का उद्देश्य केवल वन प्रबंधन और संरक्षण ही नहीं, बल्कि नष्ट हो चुके और नष्ट हो रहे वनों की पुनर्स्थापना भी करना होता है। तो इसी पॉइंट पर हमने भारत में जितने भी पर्यावरण से संबंधित कानून थे उनके बारे में सारी बातें देख ली। चलिए लेक्चर के अगले टॉपिक में बात करते हैं भारत में पर्यावरणीय संगठन या उन पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं के बारे में जो पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के लिए अनुसंधान कार्य करती हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के बारे में। तो 15 सितंबर 1883 में 8 प्रकृतिवादियों द्वारा शुरू किया गया यह भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। इसमें आत्माराम पांडुरंग और डॉक्टर सखाराम अर्जुन जैसे 2 भारतीय भी शामिल थे। यह एक गैर व्यावसायिक शोध संगठन है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हॉर्नबिल नामक मैगजीन का प्रकाशन करता है। हॉर्नबिल हाउस मुंबई के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था का उद्देश्य प्राथमिक रूप से जैव विविधता की रक्षा के लिए शोध, ज्ञान और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। BNHS ने सलीम अली की पक्षियों पर आधारित हैंडबुक को भी प्रकाशित किया और इसका लोगो ग्रेट हॉर्नबिल का है जो विलियम द्वारा दिया गया था तथा इसकी टैगलाइन है कंजर्विंग नेचर सिंस 1883। अब अगला संगठन है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो इसकी स्थापना 1890 में ब्रिटिश काल में की गई थी। भारत सरकार द्वारा 29 मार्च 1954 को सर्वेक्षण के पुनर्गठन की योजना का अनुमोदन हुआ। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके उद्देश्यों की यदि बात करें तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण या बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया गहन सर्वेक्षण के आधार पर देश के पादप संसाधनों के वितरण, पारिस्थितिकी और आर्थिक उपयोगिता पर सुनिश्चित एवं विस्तृत जानकारी एकत्रित करता है। साथ ही शैक्षणिक और शोध संस्थानों के लिए उपयोगी सामग्री का संग्रहण, आइडेंटिफिकेशन और उनका वितरण करता है। इसके अलावा सुव्यवस्थित हर्बेरियम्स में विश्वसनीय संग्रहण के अभिरक्षण या कस्टडी तथा स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय वनस्पति या फ्लोरा के रूप में पादप संसाधनों का प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन करता है। इसके अलावा यह संरक्षण की आवश्यकता वाली रेड लिस्ट की प्रजातियों, प्रजाति समृद्धि क्षेत्र की पहचान, वनस्पति बागान में विशेष रूप से संकटापन्न पादप वर्ग की का उन्हीं के स्थान में संरक्षण करने का कार्य भी करता है। अब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सभी कार्यों को पूरा करने में सहायता के लिए इनमें 4 सर्कल्स का निर्माण किया गया है। पूर्व में शिलोंग, पश्चिम में पुणे, उत्तर में देहरादून और दक्षिण में कोयम्बटूर हैं। इसके कुछ अन्य उद्देश्यों की बात करें तो चुनिंदा पादप समूहों का प्रबंधात्मक अध्ययन करना, नृजातीय खाद्य पदार्थों और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी अन्य पादप प्रजातियों के पौष्टिक मूल्यों का गुणात्मक विश्लेषण करना, अध्ययन के लिए सौंपे गए क्षेत्रों का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करना, साथ ही भारतीय पादपों के बीच पराग और बीजाणु एटलस तैयार करते हुए वनस्पति उद्यान, संग्रहालयों और औषधीय बागानों या हर्बेरियम्स का विकास और अनुरक्षण करना आदि उद्देश्य शामिल किए गए हैं। अब यह जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, यह वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के अधीन सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के माध्यम से देश के वन्य पादप संसाधनों संबंधी वर्गीकी और पुष्पण अध्ययन करने के लिए एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है। अब बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में।
तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न असाधारण और प्राकृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण जानवरों के जीवन के विषय में सर्वे, अन्वेषण और अनुसंधान के द्वारा जानकारी इकट्ठा करना है, जिसके अंतर्गत 1875 में कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम के अंतर्गत जूलॉजिकल प्रभाग को जोड़ा गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं: देश की प्राणी जात संसाधनों का अन्वेषण, सर्वेक्षण और डॉक्यूमेंटेशन करना, प्राणी जात संबंधी सर्वे के दौरान एकत्र की गई प्राणी विज्ञान संबंधी सामग्रियों का वर्गीकरणात्मक अध्ययन करना, आगे राष्ट्रीय जंतु विज्ञान संग्रह का अनुरक्षण और विकास करना, और इसके साथ साथ भारत की प्राणी जात और विभागीय पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बारे में। यह शिक्षा और अनुसंधान का एक ऐसा संस्थान है जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संगठनों के साथ व्यापक सहयोग के साथ पर्यावरणीय नीति के निर्माण में सहायता और अकादमिक स्तर पर अभूतपूर्व कार्य करता है। इसका दूरदर्शी कार्यक्रम भारत के विभिन्न स्कूलों के बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक जिम्मेदार नजरिया पैदा करना भी है। अब बात करते हैं CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर के बारे में। तो CPREEC की स्थापना पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और CP रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन द्वारा सम्मिलित रूप से की गई। इसके कार्यों में यह पर्यावरण जागरूकता को स्कूलों, जमीनी संगठनों और आम लोगों के बीच प्रसारित करता है। पर्यावरण शिक्षा के लिए कार्य कर रहे शिक्षकों और अन्य नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को टेक्नोलॉजी और पर्यावरणीय शैक्षिक विकास तथा क्षमता निर्माण में मदद करता है। साथ ही व्यापक पर्यावरणीय मुद्दों को समझकर उनसे निपटने के लिए नवाचार के द्वारा हल निकालता है और भारत के परंपरागत पारितंत्र संरक्षण पर जोर देकर प्राकृतिक संरक्षण और इसके संसाधनों को बढ़ावा देता है। अगला संस्थान आता है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, MCBT। तो MCBT और सरीसृप विज्ञान केंद्र एक सरीसृप और उभयचर अनुसंधान केंद्र तथा चिड़ियाघर है जो कि वन्यजीव अधिनियम 1972 द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का उभयचर जीवों के लिए संरक्षण का सबसे बड़ा संस्थान है। अगला है सैकॉन या सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र, कोयम्बटूर। इसकी स्थापना 5 जून 1990 में की गई। यह पक्षी शोध संगठन है। यह पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ जैव विविधता से संबंधित डाटा एकत्रित करता है और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं WWF इंडिया या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना 27 नवंबर 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी। फिर आगे 1987 में इसकी संरचना को नया रूप दिया गया। इसका मातृ संगठन वर्ल्ड वाइड फंड है। उद्देश्यों की यदि बात करें तो विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना, यह सुनिश्चित करना कि जो गैर परंपरागत प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग ही संपोषणीय है, आगे प्रदूषण में कमी और अनावश्यक उपभोग में कमी को बढ़ावा देना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। अब आगे बात करते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की निगरानी में एक स्वायत्त संस्थान है। यह वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अकादमिक कोर्स संचालित करता है। इसके अंतर्गत वन्यजीव और जैव विविधता के साथ ही संकटापूर्ण प्रजातियां, वन्यजीव नीति, वन्यजीव फॉरेंसिक, पारितंत्र विकास, आवास पारितंत्र और जलवायु परिवर्तन इसके प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र हैं। अब अगला इंस्टीट्यूशन है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। यह पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक संगठन है जो नियमित अंतराल में देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन का कार्य करता है। जून 1981 में स्थापित भारत वन सर्वेक्षण ने प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज का स्थान लिया था। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए द्विवर्षीय वन क्षेत्र मूल्यांकन, वनों और वनों से बाहर के वृक्षों की सूची तैयार करना, आंकड़ों का रखरखाव, विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण और सूचियां तैयार करने के लिए कार्य पद्धतियां बनाना और उनका प्रशिक्षण, विस्तार,
परियोजनाएं और परामर्श देने का कार्य भी करता है। अब बात करते हैं कैंपा, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी या प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के बारे में। तो भारत जैसे विकासशील देश में होता क्या है कि विकास परियोजनाओं के लिए सरकार या निजी क्षेत्रों को पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद प्रस्ताव संबंधित राज्य के वन विभाग में भेजा जाता है और वहां अनुमति मिलने पर संबंधित कंपनी अथवा लोग वन भूमि की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति देते हैं ताकि दूसरी जगह वनीकरण किया जा सके। तो अब इसी कार्य के लिए 10 जुलाई 2009 में उच्च न्यायालय के द्वारा इस कैंपा या फिर कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी की स्थापना की बात की गई, जो एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के रूप में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगा। इस तरह यह मंत्रालय प्रतिपूरक वनीकरण संबंधी गतिविधियों की निगरानी, तकनीकी सहायता और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी बनाया गया। अब इसमें राष्ट्रीय कैंपा सलाहकार परिषद जो है उसके कार्यों की यदि बात करें तो यह स्टेट कैंपा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा, राज्य कैंपा को आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा, राज्य कैंपा की योजना और कार्यक्रम की समीक्षा कर उन्हें आवश्यक सुझाव देगा, साथ ही अंतर्राज्यीय या केंद्र राज्य विवादों को राज्य कैंपा आसानी से निपटा सके इसके लिए एक बेहतर तंत्र का निर्माण भी करेगा। अब बात करते हैं CSE के बारे में, जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। यह है भारत का अग्रणी पर्यावरणीय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके संस्थापक अनिल कुमार अग्रवाल हैं। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण और विकास के संबंधों का अध्ययन और मूल्यांकन करना है तथा सतत विकास के लिए लोगों की चेतना को जागृत करना है। साथ ही यह पर्यावरण के मुद्दों को उठाने के साथ साथ उनसे संभावित समाधान भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत करता है। डाउन टू अर्थ ऐसी ही एक पत्रिका है जिसकी वर्तमान संपादक सुनीता नारायण है। यह संस्था अपने प्रयासों को 5 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित करती है। पहला है संचार के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना, दूसरा शोध और चर्चा करना, तीसरा शिक्षा और प्रशिक्षण, चौथा ज्ञान पोर्टल और पांचवा है प्रदूषण निगरानी। अगला संस्थान आता है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन CEE। तो अगस्त 1984 में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच एक अद्वितीय भागीदारी के परिणाम स्वरूप CEE को पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता के एक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है और यह केंद्र पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है तथा CEE नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट से मान्यता प्राप्त भी है। यह औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से विभिन्न स्कूलों, विश्वविद्यालयों, सामान्य समुदायों, नीति निर्माताओं आदि के बीच सतत विकास से संबंधित बेहतर समझ को विकसित करने का प्रयास करता है। अब आगे बात करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां और कार्य सौंपे गए। यह क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। इसके कार्यों की यदि बात करें तो जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में कुओं और नदियों की स्थिति को सुधारना, देश में वायु प्रदूषण के निराकरण और नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता सुधार लाना आदि इसके कुछ कार्य हैं। अब CPCB के द्वारा संचालित कार्यक्रम कुछ इस तरह हैं: वायु गुणवत्ता या प्रदूषण, जल गुणवत्ता या प्रदूषण, शहरी पर्यावरण, औद्योगिक पर्यावरण, पर्यावरणीय योजनाएं, नगरीय ठोस अपशिष्ट और ध्वनि प्रदूषण पर कार्य करना। तो अब इसी पॉइंट पर हमने जितने भी संगठन पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं भारत में, उन सभी के बारे में सारे डिटेल्स जान लिए। अब आज के अगले टॉपिक में बात करते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रमुख आंदोलन चलाए गए। इसमें सबसे पहला आता है चिपको आंदोलन 1974 में। तो इस आंदोलन के नेता या जनक सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट
और अन्य कार्यकर्ताओं में मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं शामिल थीं, जो जीवन यापन के साधन और समुदाय को बचाने के लिए तत्पर थे। आंदोलन की विशेषता पर्यावरण के ह्रास और विनाश के खिलाफ शांत और अहिंसक विरोध करना था। इस आंदोलन के यदि बैकग्राउंड की बात करें तो चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के खेजरली गांव से हुई थी, जहां 1731 में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई और उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों को गले लगाकर इसका विरोध किया था। लेकिन अजीत सिंह के लोगों द्वारा 363 लोगों को वृक्षों के साथ काट दिया गया। बात करें आधुनिक चिपको आंदोलन की तो इसकी शुरुआत वृक्षों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से की गई। 26 मार्च 1974 में शुरू किए गए इस आंदोलन का बड़ा कारण उत्तराखंड के रैनी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। अब पेड़ों की इस कटाई के विरुद्ध गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने नीलामी के खिलाफ विद्रोह किया। ठेकेदार और सरकार के निर्णय में बदलाव न आने पर महिलाएं पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो गईं, जिसमें गौरा देवी समेत 21 और अन्य महिलाएं शामिल थीं। अतः वन्यजीव अधिकारियों ने गौरा देवी की बात मान ली और रैनी गांव का जंगल नहीं काटा गया। यही आधुनिक चिपको आंदोलन था। आगे इस आंदोलन का प्रभाव यह रहा कि 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई को 15 वर्षों के लिए रोक दिया। आगे चलकर इस आंदोलन का प्रसार उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में बिहार और मध्य भारत में विंध्य तक फैला। इसी के चलते यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा। चलिए अब अगले आंदोलन की बात करते हैं, जो है साइलेंट वैली आंदोलन या साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह पहला आंदोलन था जिसमें विशिष्ट लोगों ने अनेक कार्यक्रमों द्वारा इसे अपना समर्थन दिया और कामयाब रहे। साइलेंट वैली को 1985 में साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। अब हुआ यूं था कि यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए कुंतीपूझा नदी में बनाए जा रहे जल विद्युत प्रोजेक्ट के विरोध में था। जिन क्षेत्रों में यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था वह क्षेत्र सदाबहार वन से आच्छादित हैं, जिसमें पौधों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं और जल विद्युत परियोजना द्वारा इनके नष्ट होने का खतरा बन गया था। यह वन क्षेत्र अत्यधिक घना है, जिसकी वजह से यह बहुत ही शांत रहता है, इसीलिए इसे साइलेंट वैली या शांत घाटी कहते हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ, लॉयन टेल्ड मकॉक तथा नीलगिरी लंगूर पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं विश्नोई आंदोलन के बारे में। यह 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में संत जाम्भोजी भगवान जम्भेश्वर द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया था। उन्हीं का प्रभाव है कि आज विश्नोई समुदाय बड़ी संख्या में वृक्षों की पूजा और संरक्षण करते हैं। दरअसल विश्नोई समुदाय अपने समाज के संस्थापक गुरु भगवान जम्भेश्वर या जाम्भोजी महाराज के बताए 29 नियमों का पालन करते हैं, जिसमें से अधिकतर पर्यावरण और प्राणी मात्र के हितों की रक्षा और समृद्धिकरण करने वाले नियम हैं। और प्राणियों में भी विशेषता हिरण के प्रति विशेष आस्था है। अब ये वही आंदोलन है जिसमें 1731 ईस्वी में अमृता देवी विश्नोई ने अपने 3 बेटियों सहित पेड़ों को कटने से रोकने के लिए अजीत सिंह का विरोध किया था और इसमें खेजरी गांव के 363 लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। चलिए अब बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। यह आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया था। यह आंदोलन पर्यावरण की रक्षा समेत आदिवासियों और किसानों की आजीविका से जुड़ा हुआ था। आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति रॉय द्वारा किया गया। उच्चतम न्यायालय ने इस आंदोलन के चलते विस्थापित लोगों के उचित पुनर्वास को स्पष्ट नीति से लागू करने के आदेश दिए। अब इस आंदोलन में सरदार सरोवर बांध गुजरात इस परियोजना के तहत बनने वाले बांधों में से एक बड़ा बांध है, जिसका विरोध सर्वाधिक हुआ। यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों की सम्मिलित बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें लाखों लोगों की कृषि भूमि समेत बड़ी सामुदायिक भूमि को अधिग्रहित किया गया। इस महत्वाकांक्षी नदी जल परियोजना द्वारा लगभग 1 लाख लोगों को विस्थापित होने, जिसमें से 58% आदिवासी शामिल थे,
तथा 37,000 हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने का खतरा था और इसी के विरुद्ध लाया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे अगला आंदोलन है अप्पिको आंदोलन। अब भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो चिपको आंदोलन था ना, वही दक्षिणी भागों में अप्पिको आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। अप्पिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गले लगाना। पर्यावरण संबंधी जागरूकता का यह आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ। यह आंदोलन लगातार 38 दिनों तक चला था। इसमें लोगों ने देखा कि गांवों के आसपास चारों ओर जंगल धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और कागज के लिए प्रति एकड़ 2 पेड़ों की कटाई दिखाई जाती है, लेकिन वास्तव में काफी अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं और कई क्षतिग्रस्त किए जा रहे हैं। इसी के चलते सितंबर 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में पुरुष, महिलाओं और बच्चों ने सलकानी से 5 किलोमीटर चलकर कालासे वन के वृक्षों को गले लगाया। अब अगला आंदोलन है जंगल बचाओ आंदोलन 1980s। यह आंदोलन 1980 के दशक में बिहार में शुरू हुआ, जो वर्तमान के झारखंड और उड़ीसा तक फैल गया था। जब सरकार ने प्राकृतिक साल के वृक्ष को काटकर वहां पर कीमती सागौन के वृक्षों को लगाने की योजना बनाई, तो तत्कालीन बिहार के सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने यह आंदोलन शुरू किया। यह योजना अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म कहलाई। अगला आंदोलन आता है नवधान्य आंदोलन 1982। नवधान्य की स्थापना 1982 में वंदना शिवा द्वारा की गई थी और इस संगठन को बनाने का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना था। इस संगठन ने न केवल किसानों की सहायता कर उनके लिए बाजार बनाया, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए स्वस्थ और गुणात्मक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी कराई। आगे एक और संगठन आता है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स 1983। 1983 में अशोक खोसला ने विकास के विकल्प या डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स नामक एक एनजीओ की स्थापना की। इन्होंने जमीनी स्तर पर वित्तीय, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थिरता के लिए कार्य करना शुरू किया। स्थापना के बाद 15 पर्यावरणीय और व्यावसायिक रूप से संगत तकनीकों ने पूरे भारत में 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। आगे बात करते हैं बलियापाल आंदोलन के बारे में। यह आंदोलन बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित बलियापाल गांव की भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग को रोकने के लिए शुरू किया गया था। टेस्टिंग भूमि की उर्वरता को या फर्टिलिटी को खत्म कर सकती थी और बालासोर जिले के बलियाल और भोगराय गांव में भारत सरकार द्वारा मिलिट्री स्टेशन बनाए जाने से 45,000 लोगों के विस्थापित होने का खतरा मंडरा रहा था। इन्हीं क्षेत्रों में रॉकेट और मिसाइल की टेस्टिंग को रोकने के लिए बलियापाल आंदोलन चलाया गया। आगे आता है गंगा बचाओ आंदोलन, सेव गंगा मूवमेंट। यह गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन पर आधारित आंदोलन है जो गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए चलाया गया था। इसमें प्रमुख संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आंदोलन उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक रूप से चला। इसे गंगा सेवा अभियान पुणे स्थित राष्ट्रीय महिला संगठन एवं अन्य संगठनों द्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। साथ ही कई धार्मिक नेताओं, आध्यात्मवादियों, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मौलिक समर्थन भी प्राप्त हुआ इसे। अब अगला आंदोलन आता है मैती आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1994 में उत्तराखंड के चमोली जिले से कल्याण सिंह रावत द्वारा की गई थी। आज यह आंदोलन भारत के कई राज्यों के साथ विश्व के कई देशों में फैल चुका है। 1994 में कल्याण सिंह रावत ने शादी विवाह में जूता चोरी की रस्म में नेक देने की परंपरा को खत्म करते हुए दूल्हे द्वारा लड़की के मायके या मैती में एक पेड़ लगाने की रस्म शुरू की, जो धीरे धीरे एक आंदोलन में तब्दील हो गई। अब उत्तराखंड में रस्म के रूप में दूल्हे को एक वृक्ष का रोपण करना होता है। मैती आंदोलन से कनाडा की पूर्व पीएम फ्लोरा डोनाल्ड इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने कनाडा में इसका प्रचार प्रसार शुरू किया और इनके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, चीन, थाईलैंड और नेपाल ने भी पेड़ लगाए जाने की परंपरा को शुरू किया है, जिससे कि पौधारोपण के साथ साथ लोगों के व्यवहार और पर्यावरण के प्रति उनकी सोच में भी बदलाव आ रहा है। तो ये सारे आंदोलन थे पर्यावरण से संबंधित। अब इसी पॉइंट पर हमने भारत में पर्यावरणीय कानून, संगठन और प्रमुख आंदोलन के बारे में सारी बातें जान ली। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलन के बारे में।
आई थिंक लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।